पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं, अट्रैक्टिव ऑप्शन इन शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का हमारे सामने ये लेजिस्लेचर ऑर्डर देंगे, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसे फॉलो करेंगे। Hello everyone, my name is Ishant Tripathi and I welcome you to ePedagogue. We were doing class 10th political science and we were on the chapter 1, that is democratic politics. So हमने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। आज हम इसका पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग और आज के इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 भी कंप्लीट करेंगे। अगर वो शॉर्टर हो जाता है तो उस केस में हम क्वेश्चन आंसर्स उसमें इंक्लूड करेंगे और अगर नहीं होता है उस केस में हम क्वेश्चन आंसर्स को अलग से देखेंगे। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसका सेकंड पार्ट। सो सबसे पहले जो हमें आज पढ़ना है वो ये है कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने पावर शेयरिंग का अभी तक जो पढ़ लिया वो ये है कि इसके 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे वर्ल्ड के 2 हिस्सों में। एक हमने देखा यूरोप की कंट्री बेल्जियम को और एक देखा हमने श्रीलंका को। हमने देखा कि कैसे प्री पावर शेयरिंग सिनारियो क्या हो चुका था, क्या प्रॉब्लम थी, और उसके बाद 2 देशों ने कैसे अलग अलग रास्ते अपनाए पावर शेयरिंग से रिलेटेड और उन 2 अलग अलग रास्तों से उनके कैसे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस उनको देखने पड़े। दोनों ही केसेस में एक चीज तो कॉमन आ गई कि हमारे को भाई पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग हमारे को करनी ही चाहिए और अगर नहीं करेंगे तो उसके हमें भुगतान भी देखने को मिलेंगे। इस पेज के अंदर हमारे को जो दे रखा है वो ये है कि भाई एक रीजन प्रूडेंशियल दे रखा है और एक जो है वो मोरल रीजन दे रखा है। क्या डिफरेंस है बीच में? प्रूडेंशियल रीजन का मतलब हो गया जो समझदारी की बात है, मतलब जिससे कि हमें फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और मॉरल रीजन ये हो गया कि भाई लेजिटिमेट रीजन, मतलब ठीक है, एथिकली ठीक है, लेजिटिमेटली ठीक है, वो एक रीजन हो गया। तो पहले ही रीजन हमारे को क्या देखना है? पहला रीजन हमारे को देखना है कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाहे वो एक फैमिली हो, चाहे एक सोसाइटी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई स्टेट हो या फिर पूरी की पूरी कंट्री हो, इनफैक्ट कोई एक ग्रुप ही ले लीजिए जो आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है। क्या आपको पसंद आएगा कि एक ही इंसान आप लोगों के लिए बार बार डिसीजंस लेता है, भले वो सही लेता हो या गलत लेता हो या जो भी मिक्स डिसीजंस लेता हो? भाई डिसीजन लेने का हक तो ये जो पावर है वो सब में अगर इक्वली बटी हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कभी ना कभी आदमी को ये लगने लगता है व्हाई इज ही टेकिंग डिसीजन ऑन माय बिहाफ, व्हाई इज ही टेकिंग डिसीजन फॉर मी। सो जब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में ही ये जो एक फीलिंग आ जाती है तो हम तो बात कर रहे हैं एक पूरे देश की। तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक देश के अंदर अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं। अक्सर हमारे को ये वर्ड सुनने में आएगा सोशल ग्रुप। तो सवाल है कि ये सोशल ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है। आज मैं आपको बताता हूं कि सोसाइटी जो है वो आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी देती है। वो आइडेंटिटी दी जा सकती है आपके जेंडर के बेसिस पे, आपके रिलीजन के बेस पे, आपके रेस के बेस में, आप कहाँ पैदा हुए हैं इसके बेस के ऊपर। इन सारे बेसिस के ऊपर आपको सोसाइटी जो है वो एक आइडेंटिटी देती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आज मैं हूं, मेरा नाम ईशांत त्रिपाठी है और मैं एक जेंडर अगर बात की जाए तो जेंडर मेरा मेल है। तो मतलब सोसाइटी ने एक मुझे आइडेंटिटी दे दी कि मैं मेल हूं। वैसे ही हो सकता है कि कोई फीमेल हो, कोई ट्रांसजेंडर हो। इसी तरीके से मेरा रिलीजन हिंदू है, हो सकता है कोई मुस्लिम हो सकता है कोई क्रिश्चियन, कोई सिख या फिर कोई और धर्म। फिर कास्ट, मैं एक ब्राह्मण हूं, हो सकता है कोई किसी कास्ट का हो, कोई किसी और कास्ट का हो, कोई किसी और कास्ट का हो। कुल मिला के मैं बनारस का हूं। चौथा मेरी आइडेंटिटी, मैं बनारस का हूं, मैं यूपी का हूं। मतलब मेरा ये एक और मेरे को सोशल आइडेंटिटी मिल गई। तो ये अलग अलग सोशल आइडेंटिटीज एक इंडिविजुअल के साथ असाइन की जाती हैं। इस तरीके से एक देश के अंदर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बन सकते हैं, जैसे मेल और फीमेल, या फिर ट्रांसजेंडर, या फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे सोशल ग्रुप्स बन सकते हैं। या फिर एक सोशल ग्रुप बना सकते हैं कि ये यूपी का है, ये बंगाल का है, ये इसका है, ये उसका है, ऐसे बना सकते हैं। या फिर कास्ट के हिसाब से ये ब्राह्मण है, ये है, ये है, ऐसे करके एक
सोशल ग्रुप बन सकते हैं। कुल मिला के एक देश के अंदर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बन सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। All such explanations, the deep explanation is not there, of course, in the book. I have told you so that you understand it in a better way. So ये हो गई हमारी सोशल आइडेंटिटी। ऐसे करके बहुत सारे सोशल ग्रुप्स एक देश में रहते हैं। जरूरी ये है कि अगर इन सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग होती है तो उस केस में जो पॉसिबिलिटी है इन लोगों के बीच में रिफ्ट की, फ्रिक्शन की, वो कम हो जाती है। कैसे? कोई भी सोशल ग्रुप ले लो, इनफैक्ट सारे सोशल ग्रुप्स जो मैंने अभी आपको बोले उसको कंपेयर करके देखते हैं। अगर एक मेल सोशल ग्रुप को ही पूरे फीमेल या ट्रांसजेंडर के लिए डिसीजंस लेने को पड़े या डिसीजन लेने की पावर हो, वुड फीमेल ग्रुप और वुड ट्रांसजेंडर ग्रुप लाइक दिस? नो। अगर हिंदुओं को ही सारा पावर मिल जाए डिसीजन लेने के लिए, इवन फॉर मुस्लिम्स, इवन फॉर सिख्स, इवन फॉर जैन्स, इवन फॉर दैट मैटर क्रिश्चियंस, would these people like that Hindus are taking only decisions for these communities also? No. अगर सारी पावर क्या बोलते हैं क्षत्रिय को मिल जाए या फॉर दैट मैटर किसी को भी मिल जाए फॉर टेकिंग द डिसीजंस फॉर इवन अदर कास्ट, then would other caste like it? No. अगर ऐसा हो कि उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान या फॉर दैट मैटर जम्मू कश्मीर या फिर कोई पर्टिकुलर रीजन को ही ये पावर दे दी जाए कि वो सारे इंडिया के लिए ही डिसीजंस लें, वुड अदर पीपल लाइक इट? नो। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके एक रिफ्ट बनना शुरू होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने श्रीलंका और बेल्जियम में देखा। हमने देखा श्रीलंका में कैसे सिन्हाला कम्युनिटी जो थी, वो सिन्हाला कम्युनिटी became powerful at random and they started taking decision for the people, for the rest of the communities of Sri Lanka, which included your Buddhist people, as we had told, right? So ये चीज हमने देखी थी किसमें, श्रीलंका केस में भी देखा था हमने और हमने बेल्जियम के केस में भी देखा था। बेल्जियम में हमने देखा था कि कैसे जो है डच जो है जो डच स्पीकिंग जो लोग थे वो मेजॉरिटी में होने के बावजूद उनके लिए डिसीजंस और ज्यादा पावरफुल पोजीशन में कौन थे? फ्रेंच लोग थे। इनफैक्ट दे वर टेकिंग डिसीजन फॉर द होल कंट्री। ऑफ कोर्स दे डिडंट लाइक इट, द डच पीपल डिडंट लाइक इट। डच पीपल एज इन डच स्पीकिंग पीपल, द स्पीकिंग पीपल ऑफ बेल्जियम। सो अगर हम इस तरीके से देखें, और हमने देखा था, शायद मैंने थोड़ा सा एरर कर दिया ये बोलने में कि भाई जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो डिसीजन ले रही थी फॉर द बुद्धिस्ट पीपल। एक्चुअली सिन्हाला कम्युनिटी ही ज्यादातर बुद्धिस्ट, सिन्हाला एक लैंग्वेज है, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी के ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट थे। तो वो लोग तमिलियंस के लिए भी ले रहे थे। द तमिलियंस वर नॉट लाइकिंग इट कि भाई ये हमारे लिए क्यों डिसीजन ले रहे हैं। वैसे ही मैंने आपको सारी चीज बता दी। एक तो हो गया कौन सा वाला रीजन, ये हो गया प्रूडेंशियल रीजन। अब अगर ऐसा होगा तो उसके बाद धीरे धीरे करके रिफ्ट बढ़ेगा। रिफ्ट बढ़ने के बाद दोनों के बीच में क्लैशेस होगा, बाकी या दो से ज्यादा कम्युनिटी ग्रुप्स में क्लैशेस होंगे और उन क्लैशेस का फाइनल रिजल्ट ये होगा कि उनके बीच में हो सकता है एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बने, जैसे कि श्रीलंका में बनी, और उसके वजह से इकोनॉमिक लॉस होगा, सोशल लॉस होगा, देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो सारे रिसोर्सेज जो देश को यूज करने चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन, वो फिर फाइनली वो क्या करेगा, वो उन सबको पीस लाने में उसमें पूरा सारा खर्च हो जाएगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर हुई? ये हो गया प्रूडेंशियल रीजन। मॉरल रीजन क्या है? मॉरल रीजन सिंपल सी बात है, अगर आपके लिए डिसीजन कोई ले रहा है, डेफिनेटली आपको उसमें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। आप अपनी फैमिली का ही रोल, अपने फैमिली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर फैमिली में आपकी जिंदगी से रिलेटेड कोई बात की जा रही है, चाहे वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, या फिर आपकी शादी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, फैमिली वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि बड़ों की जो डिसीजन पावर हो वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या ज्यादा तवज्जो रखती हो, मगर एटलीस्ट आपको पार्टिसिपेट तो कराना चाहिए ना। आपके बारे में डिसीजन लिया जा रहा है, आपके जिंदगी के इतने की डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन तो जरूरी है ना। तो ये बन जाता है क्या? ये बन जाता है मॉरल रीजन। यही इस पूरे पेज के अंदर बताया हुआ है। ये मैंने आपको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके मैंने आपको बता दिया। जैसे इसमें हम रीड कर लेते हैं, जैसे हम करते हैं
इससे हमारा कोई भी चीज छूटेगा नहीं. Thus, two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. जैसे मैंने आपको बताया, political order, social order, economic सिचुएशन, अगर आप इन सबको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, हम इनको ग्रोथ में लाना चाहते हैं, तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोशल ग्रुप्स के बीच में जो है वो ट्रैंक्विलिटी बनी रहे. और वो ट्रैंक्विलिटी या पीस कैसे बना सकते हैं? वो तभी बना सकते हैं जब हम पावर शेयर कर रहे हो सारे सोशल ग्रुप्स के बीच में. सिंपल सा. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. So basically what they're saying is कि मान लो कि एक देश है जहां पर हम डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर चुके हैं. डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का मतलब हो गया कि इलेक्शन वहां पर होगा. इलेक्शन अगर वहां पर होगा तो डेफिनेटली मेजॉरिटी में जो लोग जिसको वोट करेंगे वो वहां पर पावर में आएगा. जो मेजॉरिटी के बेसिस पे पावर में आएगा वो काम भी फिर मेजॉरिटी के लिए ही करेगा, माइनॉरिटी को हो सकता है नेग्लेक्ट करे. ये शॉर्टर रन में तो अच्छा लग रहा है, बट धीरे धीरे करके इसका एक कॉन्सिक्वेंस निकलेगा. और वो कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि धीरे धीरे करके जो माइनॉरिटीज हैं जिनको कि उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही या जिसके अगेंस्ट में डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो धीरे धीरे करके अपने आप को एलिनेटेड फील करना शुरू कर देगा. और जब वो एलिनेटेड फील शुरू कर देगा अपने आप को, तो वो धीरे धीरे करके ये भी सोचना शुरू कर सकता है कि वो उस देश का है ही नहीं. और उससे फाइनली क्या होगा? उससे देश की यूनिटी भंग हो जाएगी. वो आपको अच्छी तरीके से पता है. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. So ऐसे केस में ऐसा नहीं होगा कि माइनॉरिटी के लिए ही प्रॉब्लम है. शॉर्ट रन में हो सकता है उनके लिए ही हो, लॉन्गर रन में इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द majority as well. Alright. So there is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. Power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. This is something we have already discussed. If you are governing the people, of course they have the right to participate in the government's decision. This is becoming a legitimate reason, moral reason. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. So basically they are saying that if you make them a participant in your decision making, then actually the government becomes democratic. So let us call the first set of reasons prudential and second as moral. जैसे as I told you in the beginning कि जो पहला वाला है जहां पर समझदारी की बात हो रही है, जहां पर हम we are talking about maintaining the social order, तो वो है एक प्रूडेंशियल रीजन. और जहां पर दूसरा हम बात कर रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को गवर्न कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको जो है डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट कराएं. ये एक लेजिटिमेट रीजन बन जाता है. कुल मिला के दोनों ही सेट ऑफ रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power for government must reside in one person or group of persons located at one place. So basically, they are trying to say here is that initially what used to happen was there was this thinking that the political power should remain either with one person or with one political group or with one place. But gradually, this idea of centralizing the power gradually changed, and now there is a situation where people have started understanding that we need decentralization. Now, what is decentralization? We are going to study very soon. All right. So it was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. So, of course, there has to be a logic behind every decision or behind every thinking. So what was the logic behind this thinking that the power has to be centralized? The people thought that if the power is decentralized, if it is squandered, if it is spread to different levels, then there will be a problem in making the decisions. For example, if you are the only authority, of course you can take decisions in a better way because there will not be anybody to put hindrance in your decision. Once you decide, or a close group of people, handful of people decide for a bigger population, then in that case what happens is like the decision is quick. Or else if it is decentralized process, then in that case हो सकता है कि आपके लिए हुए decision को लोग challenge करें, citing of course some arguments against it.
तो ये लॉजिक था कि भाई डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं, इफेक्टिव तरीके से लिए जा सकते हैं, इसीलिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट. दैट वाज द लॉजिक, बट दिस इज ऑफ कोर्स नॉट अ गुड लॉजिक. But these notions have changed with the emergence of democracy. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. In a democracy, people rule themselves through institutions of self-government. So basically, they're saying that this concept of centralization of power has evolved over a period of time, in fact has changed over a period of time. The concept of democracy has set in, and what the principle of democracy says is that if you are governing people, then you have to include those people in your decision making. So in a good democratic government, due respect is given to, and how are people involved in decision making? It's very simple. Basically what happens is they elect people, and the people who are elected, they act as representatives of those people, and they take decisions on their behalf. So indirectly people are taking decisions for themselves. In a good democratic government, due respect is given to diverse group and views that exist in a society. So many people think that democracy means only the process of election, while it is a very deep concept, and that we have already studied in class 9 political science. We understood how democracy is a very vast topic, and एक सिंपल डेफिनेशन से हम डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि अगर कहीं सिर्फ इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी है. तो उससे डीपर भी हमने जाके पढ़ा था. इस कंटेक्स्ट में हमने ये देखा था कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब केवल इलेक्शंस ही नहीं है. डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होगा कि जितनी भी डाइवर्स ग्रुप्स हैं वहां पर, अगर सबको इक्वल पावर, वैल्यू, रिस्पेक्ट दी जा रही है, तब डेमोक्रेसी रियल सेंस में हम उसको कहेंगे कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी है. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. So basically what they're saying is, मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर जितनी ज्यादा हम पावर को डिवाइड कर सके, जितना ज्यादा पावर शेयरिंग कर सके, उतना ज्यादा अच्छा होगा मॉडर्न डेमोक्रेसी के वर्क करने के लिए. सो now what we are going to do is now we are going to study the different types of power sharing. So basically मैं इसमें आपको बता देता हूं, it is going to get deeper. तो इसमें क्या होगा कि पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स को हम पढ़ने वाले हैं. कैसे? एक पावर शेयरिंग हम पढ़ेंगे among the different organs of the government, which is legislature, executive and judiciary. Then we are going to study the power division between the different levels, like central level, state level, and if there is a third level, then what is that level? Was that from the beginning or we had a change? The third form of power sharing जो होगी वो उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उसके अंदर पावर शेयरिंग होती है. और चौथे में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी पावर शेयरिंग होती है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पावर शेयरिंग करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम लाइन बाय लाइन उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसको ओवरऑल डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं. सो इसमें क्या होगा, अब हम बात करने जा रहे हैं कि पावर कैसे डिवाइड होने जा रही है अमंग द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. I hope by now you understand there are 3 organs of government, which is one is legislature, the second is executive, and third is judiciary. I hope you understand, because this is something which we should have studied in class 6th. ठीक है? But just for brushing up the knowledge, I will tell you. ये जो 3 organs हैं गवर्नमेंट के, इन तीनों organs of government को काम करना पड़ता है as per the provisions of the constitution. सो सबसे बड़ी चीज हमारे देश के अंदर कोई चीज है तो वो है संविधान, भारत का संविधान. ना प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, ना मैं, ना आप, ना कोई जनरल, ना कोई. सबसे बड़ी चीज कोई अगर है तो वो है संविधान. इसी संविधान के अंदर ये क्या है, ये एक किस्म से हम कह सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, या फिर सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कह सकते हैं इसे. ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, गवर्नमेंट की क्या पावर्स रहेंगी, सिटीजन्स के क्या राइट रहेंगे, उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, उन रिस्ट्रिक्शंस को कौन लगा सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कौन देखेगा, जुडिशरी क्या चीज है और उसको मतलब जुडिशरी के पास क्या पावर है. ये सब संविधान में दिया हुआ है.
तो मैं आपको बेसिक फंक्शन बता देता हूं तीनों ऑर्गन्स के, कि ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ये मामला क्या है। देखो, फर्स्ट ऑर्गन है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग मशीनरी, मतलब जो कानून बनाए वो मशीनरी। अब आप बोलोगे, अभी तो आपने बोला कि संविधान जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, या बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। देखो, वो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता रहा है, वो ब्रॉड फ्रेमवर्क बता रहा है जिसके हिसाब से कानून कैसे बनेगा, उस कानून का क्या जुरिस्डिक्शन होगा, कौन किस सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है, वो उसने बड़ी चीज में एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में बनाया हुआ है। हर चीज के ऊपर उसने कानून नहीं बनाया हुआ है। तो लेजिस्लेचर क्या है? वो लॉ मेकिंग मशीनरी है। एग्जीक्यूटिव क्या है? जो लॉ लेजिस्लेचर बनाएगा उसे एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगा, जैसे कि नाम बता रहा है। और जुडिशरी क्या करेगा? जुडिशरी उसको दो स्टेज में देखेगा, उसका दो लेवल पे काम होगा। पहले वो ये देखेगा कि जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है या एग्जीक्यूटिव ने जो उसे एग्जीक्यूट किया है, क्या वो संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से है अथवा नहीं है। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर अल्ट्रा वायर या फिर इनवैलिड घोषित कर सकता है। और उसका दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा स्टेप क्या है? उसका दूसरा स्टेप यह है कि अगर वो कानून ठीक है, भारत के संविधान के हिसाब से है, तो उस केस में उस लॉ के हिसाब से वो जो है क्या करेगा, लोगों को इंसाफ दिलाएगा। अब ये कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले आ रहा है हमारे सामने ये लेजिस्लेचर। सेंटर के लेवल के ऊपर हम बोले तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कि तीन चीजों से बना है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ना लोकसभा के मेंबर है ना राज्यसभा के मेंबर है, फिर भी वो पार्लियामेंट के इंटीग्रल कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल आते हैं, बिल क्या है? बिल एक प्रपोजल है फॉर लेजिस्लेशन। मतलब जब भी आप कोई लॉ बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आप एक प्रपोजल लाएंगे ना, कि मैं अब ऐसा बिल लॉ बनाना चाहता हूं। फिर वो लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जब उस पर साइन करेंगे तभी वो जो बिल है वो लॉ बन सकता है। आप समझ गए? अब क्या है कि सेंटर के लेवल में तो मतलब पूरे भारत देश के लिए जो कानून बनाने का जो पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। भारत के संविधान में शेड्यूल 7 के अंदर यह बता रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर जो है भारत की जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है। इसको और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे जब हम दूसरा लेवल ऑफ पावर शेयरिंग समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि इनका काम क्या है। इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये क्या करेंगे, ये कानून बनाएंगे। और ये कानून किसके हिसाब से होगा? भारत के संविधान के हिसाब से ही बन सकता है। अब लोकसभा में भी कानून हो सकता है, राज्यसभा में भी कानून बन सकता है। मतलब लोकसभा में बिल आ सकता है, राज्यसभा में बिल आ सकता है, बट पास होना होगा उसको दोनों ही हाउसेस से। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि क्या है, इससे हम तीनों ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मान लो कि एक कानून आता है, उस कानून में यह लिखा रहता है कि भाई जब आप गाड़ी चला रहे हैं, या फिर एक ऐसा कानून मान के, हाँ चलो, अगर आप मान लो कि गाड़ी चला रहे हो और मान लो गाड़ी चलाते चलाते आप सिगरेट पी रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। इट्स वेरी इंजूरियस टू हेल्थ एंड इट शुड नॉट बी डन, बट वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। तो क्या हो रहा है कि एक इंसान जो है सिगरेट पी रहा है, अगर गाड़ी के अंदर है, तो वो जो है गाड़ी चला रहा है और वहां पर क्या हो जाता है कि वो उसको बोल देते हैं कि भाई ये कानून है, जुर्म है। सरकार ऐसा नियम लेके आ जाती है। सरकार मतलब ये लेजिस्लेचर। लोग अब ये कैसे बनता है वो हम बाद में देखेंगे। क्या हो रहा है, लोकसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया। यानी अब क्या है, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो वो क्या है, एक कानूनन जुर्म है। ऐसा हम मान के चल रहे हैं, एक ऐसा लॉ आ गया है। समझ में आ गई बात? एक बिल आया था जिसमें ये बात बोली गई थी, लोकसभा ने भी उसको मेजॉरिटी से पास कर दिया, राज्यसभा ने भी उसको मेजॉरिटी से पास कर दिया और फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट ने उसे साइन कर दिया, अब ये बन गया लॉ। ठीक है जी, बेहतरीन। अब आता है एग्जीक्यूटिव। ये लोग, लेजिस्लेचर ने अपना काम कर लिया, अब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव में दो तरीके के एग्जीक्यूटिव आते हैं, एक आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक आते हैं नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब ये लोग, और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब जो सरकारी कर्मचारी है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर एमसीडी में काम करने वाले लोग, तमाम सरकारी कर्मचारी वो लोग।
सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जो लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेंगे। कौन करेगा, दो तरीके से एग्जीक्यूटिव हो गए, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए, एक नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देंगे, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसे फॉलो करेंगे। इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब लॉ क्या बना था कि गाड़ी के अंदर सिगरेट पीने वाले लोगों को अब ये एक कानूनन जुर्म है, और उसके हिसाब अगर किसी को कोई पकड़ा गया तो उसके ऊपर 10,000 का चालान है, ऐसा करके एक लॉ आया था। अब एग्जीक्यूटिव कौन है, मैंने बताया मंत्री साहब है, और मंत्री साहब के जो है वो तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए। नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में ट्रैफिक पुलिस भी आ जाती है। अब क्या हो रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे और ट्रांसपोर्ट वाले हैं, वहां की मिनिस्ट्री ने बोल दिया भैया अपने मंत्रालय को कि भैया अब यहां पर ऐसा कुछ होगा तो आप उनको पकड़ेंगे। मंत्रालय ने पुलिस को बोल दिया, ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया, एक इंसान था उसको धर लिया, बोला क्या भाई आप गाड़ी के अंदर क्या कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, और कानूनन अब आपने अपराध कर दिया है, क्योंकि लॉ बन चुका है कि अगर आप इसके अंदर गाड़ी के अंदर चलाते हुए सिगरेट पिएंगे तो वह कानूनन जुर्म है। तो एग्जीक्यूटिव ने क्या कर लिया, लॉ को एग्जीक्यूट कर लिया। अब बात आती है जुडिशरी की। अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और उसका लाइसेंस जब्त हो गया है और वो जुडिशरी के पास चला चुका है। अब क्योंकि ये लॉ नया है तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉ को एग्जामिन करेंगे, क्या ये लॉ भारत के संविधान के हिसाब से है अथवा नहीं। अगर वो भारत के संविधान के हिसाब से है, वो संविधान का कोई भी प्रोविजन वायलेट नहीं कर रहा, तो फिर वो लॉ ठीक है, अपहोल्ड कर देंगे, हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है। अब फिर वो ये देखेंगे, अब ये देखना है क्या वो इंसान सच में गाड़ी के अंदर सिगरेट पी रहा था। अब ये कोर्ट का मामला बन गया, एक तरफ प्रोसिक्यूटर होगा जो ये साबित करेगा कि हाँ वो पी रहा था, और एक तरफ डिफेंस काउंसिल होगा जो ये साबित करेगा कि भाई वो नहीं पी रहा था, या अगर पी रहा था तो उसको मिनिमम से मिनिमम सजा दी जाए क्योंकि उसका फर्स्ट क्राइम है या जो भी है। इस तरीके से फिर जुडिशरी उसको इंसाफ दिलाएगी। तो दो रोल हो गया। एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, उसको पकड़ लिया और उसके खिलाफ एफआईआर कर दिया, जो भी कर दिया उसको पकड़ के जुडिशरी के पास दे दिया, लाइसेंस जब्त कर दिया। और जुडिशरी का काम क्या है, पहले देखना लॉ संविधान के हिसाब से है अथवा नहीं है। कुल मिला के इस चैप्टर के हिसाब से क्या हम समझ रहे हैं कि पावर किसी एक के पास नहीं है, ना पावर पूरी लेजिस्लेचर के पास है, ना पावर पूरी एग्जीक्यूटिव के पास है, ना पावर पूरी जुडिशरी के पास है। अगर कोई ऐसा कानून बनाता है तो जुडिशरी देख सकती है कि भाई ये जो कानून बना है संविधान के हिसाब से है कि नहीं, मतलब ये मनमर्जी नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव भी अपने हिसाब से कोई ऑर्डर नहीं बना सकता, उनको लेजिस्लेचर के द्वारा कानून जो प्रस्तावित है सिर्फ वो वही फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जुडिशरी है। अब जुडिशरी को कोई लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कैसे कंट्रोल करते हैं, भाई आपको पता होगा कि जजेस के रिमूवल का जो प्रोसेस है वो लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है कि कैसे जज को उनके ऑफिस से निकाला जा सकता है। हालांकि ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, ना ही आपके सिलेबस का पार्ट है, मगर मैं आपको बता दूं कि वो कंट्रोल जो है वो लेजिस्लेचर के ऊपर है। फिर वो लेजिस्लेचर जो है उसका पूरा एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, वो उसको कैरी ऑन करते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट के जज हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, इसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब आपने क्या किया, एब्सोल्यूट पावर किसी को नहीं दे दिया, आपने चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ले आए। एक हमने पावर शेयरिंग पढ़ ली, अब हम दूसरी पावर शेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी पावर शेयरिंग क्या हो रही है, अलग अलग लेवल्स पे हो रही है। मतलब इंडिया एक फेडरल कंट्री है, संघवाद जिसे हिंदी में कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली क्या है कि पावर केवल सेंटर के पास नहीं है। जब मैं सेंटर कहता हूं तो क्या मतलब है, सेंटर मतलब सेंटर हो गया, स्टेट में अलग अलग राज्य सरकारें होती हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। सो बेसिकली हम यहां पर क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर किसी के पास, सिर्फ मोदी जी के पास नहीं है, या मोदी जी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके पास नहीं है। पावर जो अलग अलग चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उनके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भी है। पावर केवल सेंटर के लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के पास नहीं है, पावर स्टेट लेजिस्लेचर में भी यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी है। तो इस तरीके से पावर डिवाइडेड है। आपके समझने के लिए मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में बताता हूं कि हमारे भारत में आपको पता है सबसे ऊपर की कोई चीज है तो वो है भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये होता है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, में देखता हूं अगर कोई खाली थोड़ी सी स्लाइड होगी ना, हाँ ये इसमें देख, ये है भारत का संविधान। ये भारत का संविधान जो है वो फेडरल इन नेचर है,
संघवाद इन नेचर है। तो वो क्या करता है, पावर को डिवाइड कर देता है अमंग डिफरेंट लेवल्स। सबसे पहले है सेंट्रल लेवल, फिर है स्टेट लेवल और फिर एक थर्ड टायर। सो ये हो गया सेंट्रल लेवल, ये हो गया स्टेट और ये हो गया लोकल लेवल। अब सेंट्रल, स्टेट और लोकल का मतलब क्या है, मतलब भारत के संविधान के शेड्यूल 7 के अंदर, शेड्यूल 7 के अंदर एक 3 लिस्ट दी हुई है। कौन सी है वो 3 लिस्ट? एक है सेंटर लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट और एक है रेसिडुअरी लिस्ट। सेंटर लिस्ट का मतलब क्या है? सेंटर का लिस्ट का मतलब हो गया जिस पे कानून बनाने का, उसे एग्जीक्यूट करने का पावर केवल सेंटर के पास है। कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जो सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कितने हैं? 100। इन 100 सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर कानून बना सकता है तो वो भारत की पार्लियामेंट है, अगर एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री और उसको सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। और वो कितने सब्जेक्ट्स हैं? वो 100 सब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिफेंस। अब डिफेंस में मतलब मान लो कि गुजरात में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाती है। अब गुजरात की सरकार जो कि स्टेट लिस्ट में आती है वो बोलेगी भाई बॉर्डर तो मेरा है, मैं अपने हिसाब से देखूंगा ना भाई, वो जो लिस्ट है, वो जो सब्जेक्ट है वो सेंटर का मामला है। उस पे कानून बनाने का और उसे एग्जीक्यूट करने का दोनों का अधिकार किसका होगा? सेंटर का होगा। यानी अगर लड़ाई लगती है या छोटी सी गहमा गर्मी होती है तो उसके ऊपर सारे जो डिसीजन होंगे वो सेंटर ही करेगा। अब सवाल उठता है, अच्छा वहां पे पुलिस नहीं पार्टिसिपेट करेगी जो स्टेट सब्जेक्ट है? नहीं, पुलिस नहीं करेगी। वहां पे स्टेट लिस्ट पे मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल लिस्ट में कौन है? एग्जीक्यूटिव भी आएंगे, लेजिस्लेचर भी आएंगे। तो अगर एग्जीक्यूटिव है तो वहां पे कौन होगी? पैरामिलिट्री फोर्स होगी या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होगी या फिर इंडियन आर्मी होगी। वही उस पर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं एज पर द डिसीजंस ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दूसरी लिस्ट आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? मेरे ख्याल से 66 सब्जेक्ट्स हैं। 66 है? नहीं, 61 है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, बट मेरे ख्याल से 61 है। ओके, तो क्या 61 सब्जेक्ट्स हैं? इसमें क्या हो रहा है? इसमें यह हो रहा है कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने का या फिर उसे एग्जीक्यूट करने का काम केवल कौन कर सकता है? या तो स्टेट का लेजिस्लेचर, लॉ बनाना है तो उसके ऊपर कौन बनाएगा? स्टेट का लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों मिलके। और या फिर अगर उसको इंप्लीमेंट करना है तो वो स्टेट का एग्जीक्यूटिव करेगा, चाहे वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या फिर राज्य के जो अपने स्टेट के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। स्टेट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या स्टेट का नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट करेगा। अब सवाल उठता है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें टोटल सब्जेक्ट्स हैं 52। ये क्या है? इस पे कानून बनाना या इसे एग्जीक्यूट करना। कॉन्करेंट मतलब हो गया दोनों का, मतलब सेंटर भी इस पे कानून बना सकता है, स्टेट भी इस सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। सेंटर भी इसके ऊपर एग्जीक्यूट कर सकता है, स्टेट का एग्जीक्यूटिव भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। पर मान लो कि अगर एक ऐसा केस आता है जहां पर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर दोनों ने कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बना दी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि अगर ये बोला जाए कि भाई एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। अब ये बोला जाए कि सेंटर ने उस पर कानून बना दिया कि अब से संडे को स्कूल होगा, और स्टेट बोले कि नहीं भाई अब से संडे को स्कूल नहीं होगा, इनफैक्ट हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होगी। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स बना चुके हैं इसके ऊपर। बट सेंटर को इसमें ज्यादा पावर दे दी गई है। बोला गया कि अगर कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स बना दिए गए हैं कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर तो फिर सेंटर की जो चीज है वो प्रिवेल करेगी। इसीलिए डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है। और एक चौथी लिस्ट आती है रेसिडुअरी लिस्ट। मतलब अगर कोई सब्जेक्ट है जो कि सेंटर, स्टेट या कॉन्करेंट के भी उसमें मेंशन नहीं किया गया है और जमाने के आगे बढ़ने के साथ वो सब्जेक्ट निकल के आता है, तो उस पे कानून बनाने का हक अगेन किसके पास होगा? सेंटर के पास होगा। तो आप देख रहे हैं कि सेंटर कैसे ज्यादा पावरफुल है। सेंटर के पास ज्यादा सब्जेक्ट्स भी हैं, सेंटर के पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी हैं। इनफैक्ट कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर ज्यादा पावर है तो वो भी सेंटर के पास है, और रेसिडुअरी लिस्ट पे अगर बनाने का अधिकार है तो वो भी किसके ऊपर है? वो भी सेंटर को चला जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो मगर यहां पर यह किया गया कि एब्सोल्यूट पावर, सारी पावर सेंटर को नहीं दी गई है, कुछ पावर स्टेट को भी दी गई है।
तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, यहां पर भी पावर शेयरिंग हो रही है। वहां 3 ऑर्गन्स के बीच में हो रही थी, यहां पे 3 लेवल्स के बीच में हो रही है। चलो 2 लेवल तो पढ़ लिया, ये तीसरा लेवल क्या है भाई साहब? तीसरा लेवल ये है कि अभी जब संविधान, भारत का संविधान लिखा गया था, तो वहां पर केवल 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी, एक सेंटर की और एक स्टेट की। बट 1992 में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर संविधान में एक चेंज किया गया, जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। गांधी जी का यह विचार था कि भाई सारी जो पावर है वो केवल सेंटर या स्टेट के पास नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट जो पावर है, असली पावर, वो लोगों को गांव में देनी चाहिए, कि ताकि गांव वाले जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, या फिर शहर के केस में शहर वाले ज्यादा अच्छे तरीके से अपने प्रॉब्लम को जानते हैं। तो ये पावर उनको देनी चाहिए, कि ताकि वो अपनी ही सरकार खुद से बना सकें और अपने लिए जो मेजर डिसीजंस हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल करके अपने लिए ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। उनकी सोच ये थी कि जैसे कि एक स्कूल होता है, एक स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, तो अगर हर क्लास जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, साफ सफाई कर ले, डिसिप्लिन मेंटेन कर ले, तो अपने आप पूरा स्कूल एक अच्छी तरीके से इमेज बना सकता है। क्योंकि स्कूल किससे बना है? क्लासेस से बना है। अगर हर क्लास अच्छी हो जाए तो स्कूल अपने आप अच्छा हो जाएगा। वैसे ही उनका कहना था कि भारत देश जो है वो गांव से बना हुआ है। अगर हर गांव को ये चीज मिल जाए कि भाई वो गांव अपने लिए रिसोर्सेज यूज कर सकें, उसको अच्छा कर सकें, तो अपने आप हमारा जो भारत देश है वो अच्छा हो जाएगा। और वो कब पॉसिबल हो पाएगा? वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप उनको रिसोर्सेज जो हैं वो दे सकें, हम उनको रिसोर्सेज एलोकेट कर सकें, वो उसका इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि आप खुद सोचो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, कैसे समझेंगे? अब अभी कोविड की सिचुएशन आई थी, अगर मान लो कि कोई राज्य सरकारें नहीं होती, कोई गांव में सरकार नहीं होती, या फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई सरकार नहीं होती, केवल मोदी जी को ये कोविड की सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता, उनके मंत्रिमंडल को करना पड़ता, तो क्या आपको लगता है कि इतना आसानी से सिचुएशन हैंडल हो पाती जितनी सिचुएशन हैंडल हो पाई? नहीं। वो सिचुएशन अच्छे से इसलिए हो पाई क्योंकि सेंटर पे भी लोगों को देखने के लिए एक लेवल है, स्टेट में भी देखने के लिए एक लेवल है, और फिर उसके बाद गांव और शहरों को लोकल लेवल पे भी देखने के लिए एक लेवल है। 5 साल सरकार के पास रहता है, हमें लगता है ये बहुत बढ़िया टाइम है, उसमें सरकार वंडर्स कर सकती है। बट हम जो समझने में असफल हो जाते हैं, विच वी फेल टू अंडरस्टैंड, इज दैट दिस कंट्री इज सच अ ह्यूज कंट्री दैट 5 years of governance is not enough to make a significant change in the country. Significant change in the country can only take place when the changes are taking place at the grassroots level. If the changes are taking place in grassroots level, of course, सारे ग्रासरूट लेवल पे अगर चेंजेस हो जाते हैं तो इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग एट द बिगर लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द सिचुएशन वाज देयर इन 1992। 1992 में हमारे संविधान के अंदर 2 बहुत ही बड़े अमेंडमेंट किए गए, एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के सहारे हमने क्या किया कि हमने पंचायत सिस्टम बनाया। पंचायत सिस्टम क्या है? हर गांव के अंदर क्या बनाया गया? हमने एक पंचायती राज सिस्टम बनाया। इसमें 3 टायर सिस्टम बनाया गया। मान लो एक गांव है, इसको ऐसे समझो, यहां पर यहां समझते हैं। मान लो एक गांव है सुनौला करके, सुनौला करके एक गांव है, ये है वो गांव। अब क्या है, इस गांव में कुछ लोग होंगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब कोई। अब वो क्या करेंगे, 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं वो इस गांव के लोकल लेवल पे इलेक्शन करवाएंगे, और यहां पे बनेगी ग्राम की पंचायत, और उसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे? उनके होंगे सरपंच। तो इस गांव के लिए एक लोकल गवर्नेंस सिस्टम बनेगा, जिसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, और इसके हेड होंगे सरपंच। ऐसे ही करके बहुत 2-3 गांव होंगे, और ये 3 गांव मिलके क्या करेंगे, इनके लिए भी एक सिस्टम बनेगा। मतलब यहां से भी कुछ लोग सिलेक्टेड होंगे, यहां से भी कुछ इलेक्टेड होंगे, यहां भी कुछ इलेक्टेड होंगे। तीनों इलेक्टेड बॉडीज में से कुछ लोग यहां फाइनली यहां निकल के आएंगे। मतलब मान लो यहां 4 सरपंच है, यहां भी 4 सरपंच है, यहां भी 4 सरपंच है, तो इसमें से एक करके आ जाएंगे, और यहां पर 3 सरपंच आ जाएंगे। ये 3 सरपंच क्या करेंगे, इन 3 लेवल के ऊपर, मतलब ये पूरा जो एक क्लस्टर बना हुआ है, इसके ऊपर ये गवर्नेंस करेंगे।
इसके बाद क्या होगा, आपने सुना होगा कौन सा जिला, आपसे अक्सर पूछा जाता है जब कोई आप गांव बोलते हो तो आपसे पूछा, दूसरा सवाल जो पूछा जाता है, बोलते हैं जिला कौन सा है। तो ये थर्ड लेवल ऑफ गवर्नेंस बन जाती है। तो वो क्या करते हैं, जो जिला होता है, जिला परिषद कहते हैं उसे, तो वो जिला परिषद क्या करेगा, हर जिला के अंदर कुछ गांव आएंगे। तो 3 लेवल्स हो गए, एक हो गया विलेज जिसे बोलते हैं ग्राम पंचायत, फिर आ गया पंचायत समिति, और तीसरा वाला गया जिला परिषद। कुल मिला के ये जो सिस्टम बनाया हुआ है, ये इसलिए बनाया है कि हर गांव अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर पाए, गांव का क्लस्टर प्रोग्रेस कर पाए, जिला प्रोग्रेस शहर अच्छे से वो कर पाए, डेवलप कर पाए। अगर सारे डिस्ट्रिक्ट्स अच्छे तरीके से हो गए, सारे क्लस्टर अच्छे से हो गए, सारे गांव अच्छे से हो गए, ऑफ कोर्स इंडिया अपने आप डेवलप कर जाएगा। वैसे ही शहरों में भी एक अर्बन गवर्नेंस सिस्टम को बना रखा है जिसे हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी। अब ये म्युनिसिपैलिटी क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे गांव में लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए किया जाता है वैसे शहरों में भी किया जाता है। शहरों में भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन शहरों के टॉपिक्स को वहां शहर के जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है वो उसको देखती है, और वहां के जो हेड होते हैं उन्हें हम मेयर कहते हैं। और ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस तरीके जो डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, ये बनाए गए हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट पे, इसलिए बनाए गए हैं कि पावर शेयर हो सके, और पावर शेयर होने की वजह से क्या होगा, बेहतर डेवलपमेंट हो पाएगा, बेहतर प्रोग्रेस हो पाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम तीसरे लेवल ऑफ पावर शेयरिंग में, जो कि है कम्युनिटी लेवल के ऊपर। ये है हमारी तीसरी लेवल की, हम एक पेज आगे आ गए थे, ये है हमारी तीसरी लेवल की जहां पर हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ पावर शेयर कर रहे हैं। ओके, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पावर शेयरिंग, जो कि दूसरे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में होती है। अभी तक हमने देख लिया अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग कैसे हो रही थी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा कि पावर शेयरिंग कैसे हो रही थी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नेंस के ऊपर, चाहे सेंटर, स्टेट या फिर लोकल गवर्नेंस के ऊपर। अब हम देखने जा रहे हैं कि पावर शेयरिंग कैसे होनी चाहिए डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। मैंने आपको इसके लिए बहुत अच्छे से पहले ही समझा दिया कि सोशल ग्रुप्स मतलब क्या होता है। जाहिर सी बात है कि सोसाइटी आपको कुछ आइडेंटिटीज देती है और उसके बेसिस पे पूरे देश की पॉपुलेशन को हम कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। अब हर सोशल ग्रुप्स के पास कुछ पावर शेयरिंग होनी चाहिए, उनके पास कुछ ना कुछ पावर्स होनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उस केस में उन ग्रुप्स के बीच में अनोनिमिटी आ सकती है। और हम पावर शेयरिंग कैसे दे सकते हैं इन लोगों को, अलग अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देके, सरकारी जॉब्स में उनको जो है क्या बोलते हैं रिजर्वेशन देके, इसके अलावा उनको बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज देके, ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस के ऊपर हो, रेस के ऊपर हो, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर हो, इन सारी चीजों के बेसिस के ऊपर आप उनको क्या दे सकते हैं, उनको एक सोशल आइडेंटिटी दे सकते हैं जिसके बेसिस पर हम सोशल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से, एक फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए समझते हैं, जैसे कि जेंडर के बेसिस पे हम समझते हैं। पहले हम क्या मानते थे, केवल 2 ही जेंडर्स हैं। कौन कौन से जेंडर हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। कुल मिला के हमने तीसरे जेंडर को, विच इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी गॉड, तो उसको हमने एक्सेप्ट किया ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये तीसरा जेंडर भी हो सकता है, विच इज ट्रांसजेंडर। हमारे इसी एटीट्यूड की वजह से हम आज क्या देखते हैं कि पुश्तों से क्या हो रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर आपको एक ही कम्युनिटी देखने को मिलेगी जो भीख मांगते हैं। वो कौन सी होगी, ट्रांसजेंडर्स। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कभी उस ट्रांसजेंडर को माना ही नहीं कि वो भी एक तीसरा जेंडर हो सकता है। उसके वजह से उनको हमने कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दी पढ़ने की, जॉब करने की, और अपने लिए वो सारी चीजें करने के लिए जो सोसाइटी में बाकी सोशल ग्रुप्स कर सकते हैं अपने लिए। इसलिए आज वो क्या हो गए, पिछड़ गए। वैसे ही आपको पता है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम कितना ज्यादा प्रिवेलेंट और कितना ज्यादा स्ट्रांग रहा है। उसके वजह से बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी, बहुत सारे ऐसे सोशल कास्ट ग्रुप्स थे जिनको कि कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, और आज उनको क्या किया और वो क्या हो गया, उनकी स्थिति क्या हो गई, वो धीरे धीरे करके पिछड़ने लगे। तो अब सरकार क्या कर रही है, उनको पावर शेयरिंग करने के लिए उनको हम क्या कर रहे हैं, हम उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कहां पर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें, अलग अलग सरकारी जॉब्स में, लेजिस्लेचर में हमने उनको दे दिया, एग्जीक्यूटिव में हमने उनको दे दिया रिजर्वेशन। इनफैक्ट एजुकेशन में भी हम उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका दे रहे हैं। ऐसे सारी चीजें
सरकार कर रही है कि ताकि जो सोशल ग्रुप पिछड़ा रह चुका था, सोसाइटी से एलिनेट हो चुका था, अब हम उसको सोसाइटी से वापस जुड़ने का एक मौका दे रहे हैं। ऐसा करके हम कोई एहसान नहीं कर रहे, हम उनके साथ पावर शेयर कर रहे हैं कि ताकि वो एलिनेटेड फील ना करें अपने को, और वो भी देश के विकास के अंदर अपना योगदान दे। जैसे कि आपको पता है, जितना ज्यादा योगदान होगा उतना ज्यादा बेहतर तरीके से देश आगे निकल के आएगा। चौथा जो पावर शेयरिंग है, ये हमने देख लिया कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में देखा हमने। चौथी पावर शेयरिंग जो है वो बात होगी किसके बीच में? प्रेशर ग्रुप्स में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। हमारे को अच्छी तरीके से पता है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर पीपल शुड हैव द ऑप्शंस ऑफ चूजिंग एज देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस, राइट? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से बनती हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टीज को जब हम क्या बोलते हैं, वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ कंपटीशन जनरेट होता है। इस सिस्टम ऑफ कंपटीशन के वजह से क्या होता है, एक होड़ हो जाती है कि बेहतर परफॉर्म करने की। इसके वजह से क्या होता है, ऑल टुगेदर वी कम अप एज अ बेटर नेशन। इससे एक और चीज होती है कि कोई भी जो देश, मतलब कोई भी जो सरकार है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो बहुत देर तक सरकार नहीं बना के रख सकती। ऑफ कोर्स दूसरी पार्टी हमेशा किस फिराक में रहेगी? हमेशा इस फिराक में रहेगी कि किस तरीके से इसके खिलाफ मैं कोई चीज ऐसा ढूंढूं जो इसने गलत किया है, और उसको लोगों के सामने लेके आऊं, और फिर ये सरकार गिरे तो हमें सरकार बनाने का मौका मिले, और फिर हम बेटर करके दिखाएं कि हम ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। ये बेटर होने की जो एक कंपटीशन है, इट्स अ वेरी गुड कंपटीशन, और ये तभी हो सकता है जब पावर शेयरिंग हो। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जो है हमारे पास ऑप्शन होता कि यही पॉलिटिकल पार्टी है, तो ना कंपटीशन होता, ना पावर शेयरिंग होती, और फिर एक पार्टी को जब एक अश्योरेंस हो जाती कि भाई मैं ही हमेशा आने वाली हूं, तो फिर उसके वजह क्या हो जाता, उनका एक कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड डेवलप हो जाता, और फिर वो देश के विकास के बारे में नहीं सोचते। एक कंपटीशन होने की वजह से, पावर शेयरिंग के होने की वजह से ही क्या हो रहा है कि हम लोगों को एक बेहतर देश देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में वाली बात। प्रेशर ग्रुप्स, पावर शेयरिंग प्रेशर ग्रुप और गवर्नमेंट के बीच में। कहने का मतलब क्या है, ये पावर ग्रुप्स होते क्या, ये प्रेशर ग्रुप्स होते क्या है? ये बेसिकली एक्सटेंशंस हैं किसकी? पॉलिटिकल पार्टीज के। आपने देखा कि अलग अलग सिविल सोसाइटीज बनती हैं, ये प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं? ये प्रेशर ग्रुप हमेशा सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाने का काम करते हैं। अगर सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर होता और इनके पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि सरकार अपनी मनमर्जी करती। बट इन प्रेशर ग्रुप्स के पास ये पावर होती है एज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कि ये सच उजागर करते हैं सरकार के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, मीडिया में सामने सबके सामने रखते हैं। वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस सरकार को मजबूर करती हैं कि वो देश के हित के लिए काम कर सकें, सोसाइटी के हित के लिए काम कर सकें, एब्सोल्यूट पावर्स को एक्सरसाइज ना करें। इन सारी चीजों से क्या बनता है, इन सारी चीजों से एक बेहतर देश निकल के सामने आता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो इससे पहले हमने समझा था, उसका एक क्लासिकल एग्जांपल हमने बेल्जियम के उसमें भी देखा था कि बेल्जियम में कैसे एक तीसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, जहां पर अलग अलग कम्युनिटी, मतलब जो लैंग्वेज थी, जर्मन, डच, क्या बोलते हैं, फ्रेंच, तो उन सबकी एक अलग अलग कम्युनिटी बनती है, एंड उनको कंसल्ट किया जाता है। कोई भी अगर हम किसी पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जब लॉ बनाते हैं, तो उनसे कंसल्टेशन मैंडेटरी था। इस तरीके से हमने क्या किया, कम्युनिटी के साथ पावर शेयरिंग कर दी, हर कम्युनिटी को जो है उसको हमने इंपॉर्टेंस दे दी। कुल मिला के हमने अब इन सारे चैप्टर, इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो गया ये वीडियो। तो तब तक के लिए आई थिंक यू शुड जस्ट रिवाइज द चैप्टर, सी द वीडियो वंस अगेन, सो दैट यू विल बी इन अ सिचुएशन कि आप क्वेश्चन आंसर्स बेटर तरीके से कर सको। थैंक यू सो मच।